तो इस निष्क्रियता की वजह बता सकते हैं आप? आपको कुछ निष्क्रियता का वजह यह है कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारे जो जो जिन्होंने मतलब नाजायज रूप से हम लोगों पर केस किया, जबकि हम लोग उपस्थित भी नहीं थे। Total of we were absent that day. In spite of that fact, they they made me accused in that false case number 88/24। उसमें हम लोग गलत रूप से नामजद कर दिया गया, जबकि हम लोग उस घटना तिथि को थे ही नहीं। जिस कार अभी हम बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना इलाके के सूरतपुर विद्या गांव में है। यहाँ घटना हुई है और ये दिल को झकझोरने वाली घटना हुई है। ये घटना हुई है एक वकील साहब के साथ, जो आम मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं। उनके परिवार के साथ घटना हुई है और ये पुलिस इतनी निष्क्रिय हो गई है कि उनको खुद इंसाफ के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। क्या है मामला, कब हुआ है, इसकी जानकारी लेते हैं और आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो इस मारपीट में जख्मी हुए हैं, जो खुद देश के एक सिपाही हैं। देश के महत्वपूर्ण जगहों की के रक्षा की जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हो। सीआईएसएफ के जवान हैं, वो जख्मी हुए थे। ये 19 फरवरी का कांड बताया जा रहा है और आज अप्रैल समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। पुलिस एक पूरी तरह से निष्क्रियता के साथ इस मामले को डील कर रही है। क्या है मामला, बताते हैं आपको। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। मेरा नाम राजीव लोचन है। आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं? मैं सीआईएसएफ में हूँ, प्रधान आरक्षक। अच्छा, अभी कहाँ पोस्टिंग है? मैं गुजरात में हूँ। बच्ची का एग्जाम था सीबीएसई बोर्ड का, उसको लेके मैं यहाँ आया था। और 19 तारीख को ये जो अभियुक्त गण है, वो 19 फरवरी, अच्छा, 19/2 को इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र के तरह मेरे सिर पर लाठी से प्रहार किया और जिससे मेरा सिर टूट गया और मैं करीब 23 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, पटना एम्स में। आपका इलाज जो है वो एम्स हॉस्पिटल पटना में? जी, पहले सदर थाना में हुआ, वहाँ से रेफर किया गया, फिर मेरा ऑपरेशन एम्स में हुआ और मैं करीब 23 दिनों तक वहाँ 16 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा, वहाँ की वार्ड में रहा। अच्छा, 16 दिनों तक आप वेंटिलेटर पर रहे, मतलब मामला बिल्कुल सीरियस था एम्स की नज़र में, तभी क्रिटिकल था, तभी वो आपको वेंटिलेटर पे रखे? जी, और एक ऑपरेशन के लिए और बोले। अच्छा, इसके बाद फिर एक ऑपरेशन। जी। तो ये क्या वजह हो सकती है कि इतना बुरी तरह प्रहार किया गया आप पर, कि आप इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि आपको 23-25 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिंदगी और मौत के बीच झूले आप? वजह क्या है? वजह वो घर बनाए हैं और मैं अपने दीवार में चार दीवारी कर रहा था, तो उनको आने जाने में असुविधा हो रही होगी, उसके लिए उन्होंने सुनियोजित वे में ये कांड किया है। बताइए, आप अपनी जमीन में चार दीवारी बना रहे थे कि उनकी जमीन में? मैं अपने जमीन में बना रहा। तो उन्हें क्या दिक्कत हो गई जब आप अपनी जमीन में चार दीवारी बना रहे हैं, तो सामने वाले को क्या दिक्कत? ये तो सामने वाला ही बताएंगे कि उनको क्या दिक्कत हो, अब हम कैसे बताएंगे। तो आप अपनी जमीन में चार दीवारी बनवा रहे थे, जिससे उनको तकलीफ हो गई, तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या लगता है कि ये दबंगता की नियत से किया गया है हमला, या आपसे कोई पुरानी दुश्मनी थी उनको? नहीं, हमारे साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ये वो अपना जो नए नए 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं, वो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, गांव में अपना आतंक मचाने के लिए बाउंसर पहले से रखे हुए थे 5, अभी भी अच्छा, वो बाउंसर लेके चलते हैं अपने साथ? बाउंसर लेके चलते हैं और वो प्रभुत्व जनाने के लिए ऐसा किया। अच्छा, वो चाहते हैं कि अ, उनका जो प्रभुत्व है गांव में, जो दबंगई बोलते हैं कि दबंग टाइप के लोग हैं, क्या करते हैं, वो जानकारी है कुछ इसके नहीं, बारे हमको जानकारी में? ये एक बात जानना नहीं। चाहिए। दबंगई का और है कि वो 100 साल से करीब पीछे से रास्ता है, उस रास्ते में उनका जमीन था, वहाँ 10 फीट गड्ढा करवा दिया होगा। पीछे से जो रास्ता गया होगा तो वो 100 सालों से, लेकिन अभी उन्होंने गड्ढा करवा के उससे माटी हटवा दिया 10 फीट, मतलब रास्ता ब्लॉक कर दिया। दूसरे के जमीन से माटी बेचते, दूसरे के जमीन को अपने पत्नी के नाम लिख देते, ये उनकी दबंगता का कई नमूने हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके साथ ये हादसा हुआ, मारपीट हुई, आप एडमिट हो गए, तो आपका जो डिपार्टमेंट है उसको आपने जरूर सूचित किया होगा, वहां से कुछ रिस्पांस आया गया कि? हमारे डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए थे,
कांटी से और पटना हेडक्वार्टर से, लेकिन क्या कार्रवाई किए हमको जानकारी नहीं, क्योंकि मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति उसको प्राप्त करने के लायक नहीं था, इसलिए हमको जानकारी नहीं। अच्छा, इससे आपसे कोई पूछताछ नहीं हुआ? उनको लगे पूरी तरह आप जख्मी थे और आप वेंटिलेटर पे थे। एक कहा जाता है कि वेंटिलेटर पे आदमी को आखिरी समय में डाला जाता है, ये मशीन के थ्रू हार्ट को चलाया जाता है। ये है 18 दिनों तक हम वेंटिलेटर पर रहे और बाकी वार्ड में रहे। ये देश के एक सिपाही हैं, इनके जिम्मे महत्वपूर्ण जो भी है, हिंदुस्तान में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके रक्षा की जिम्मेवारी नहीं सीआईएसएफ पर होती है, या फिर मेट्रो है उसके रक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ पे होती है। ऐसे भी कई सीएम हाउस भी है जो सीआईएसएफ के अंडर में है, मंत्री लोग हैं। तो ऐसे देश के सिपाही पर, जो देश के रक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे जवान पर बेवजह हमला किया गया, छोटी छोटी बातों को लेकर हमला किया गया, जिससे ये इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि इनकी जान भी जा सकती थी। फिर मैं जानना चाहूंगा कि आप नहीं, तो आपने पुलिस को ये सूचना नहीं दिया कि हमारे बगल में हम कुछ कर रहे हैं ये प्रभुत्व के लिए? ऐसा सुना जा रहा है कि आपने पहले कोई एप्लीकेशन दिया था थाना में जिस पर कार्रवाई नहीं। तारीख को हमारे भाई द्वारा इसकी लिखित सूचना दी गई थी घटना के बाद महुआ थाना को, लेकिन वो एप्लीकेशन मिसिंग कर दिया गया जैसा कि उन्होंने बताया। फिर वैशाली एसपी के मौखिक आदेश पर उन्होंने 22 तारीख को उसको इंदराज किया। मतलब जैसे घटना हुई 19 तारीख को, और ये एफआईआर जो है वो आपका 22 तारीख को, जबकि विरोधी पार्टी का एफआईआर 19 या 20 तारीख को ही कर लिया गया। आप जख्मी थे तो घर के लोग तो आपको लेके अस्पताल जाएंगे, वो तो थाना की तरफ भागेंगे नहीं, पहले आपका जान बचाना जरूरी था। तो हमें लेके गए, लेकिन हम 6 भाई हैं, तो और लोग आ गए थे बाहर से, तो 1-2 हमारे साथ गए, बाकी थाना गए थे। अच्छा, आपके जो भाई हैं, कहा जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है कि वो खुद अधिवक्ता हैं, वकील हैं, तो उन्होंने थाना को सूचना दी होगी कि भाई ये कांड हो गया है, बाकी लोग अस्पताल गए हैं। जी जी तो पुलिस ने क्या आपका कोई स्टेटमेंट लिया बात? नहीं, हमसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। जब भी मैं एसपी साहब से मिला था, तो अभी एक आए थे सब इंस्पेक्टर और एक डीएसपी प्रशिक्षु, उन्होंने हमसे स्टेटमेंट लिया। मतलब कितने दिनों बाद? करीब 2 महीने। ये महत्वपूर्ण बात है कि घटना के 2 महीने बाद जो पीड़ित हैं उनका स्टेटमेंट लिया गया, और वो भी एसपी साहब के मौखिक आदेश के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घालमेल हो सकता है इस कार्रवाई में। पुलिस पर ये शक जा रहा है, आम लोगों का जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिलीभगत है, कहीं ना कहीं कोई खेल है, कोई पैरवी है, या फिर पैसा है जिसके कारण पुलिस ऐसा कर रही है। आपको क्या लगता है कि पुलिस शिथिल है तो वो पैसा खा रही होगी क्या? अब ये बात की जानकारी तो हम नहीं बता सकते हैं। वो पुलिस पैसा ली होगी तभी तो निष्क्रिय पड़ी 2 महीने थे। यही बात मैं जानना चाहूँगा कि आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ पैसे का खेल नहीं होता है, वहाँ सिर्फ डिसिप्लिन है। यहाँ बिहार में आप घटना होने के 2 महीने बाद भी पुलिस की तरफ से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही थी। आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? पैसा, पैरवी, क्या? वजह पैसा और पैरवी दोनों हो सकता है। पैसा हो सकता है, अब इसका तो अच्छा सा जवाब पुलिस ही दे सकती है कि वो क्यों निष्क्रिय पड़ी। इनका ये कहना है कि इसका जवाब पुलिस ही दे सकती है कि वो क्यों निष्क्रिय है। आखिर एक देश के जवान के साथ घटना हुई है तो तत्परता के साथ पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं इसकी जांच कर रही है कि इंसाफ मिल सके? हमारे साथ और भी हैं, इनके भाई हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अब सबसे पहले आपका नाम जाना चाहेंगे। एफआईआर में आपका नाम जाना। विराजन सिंह। आप बताइए घटना के समय क्या आप थे? हाँ, घटना के समय हम ही 2 भाई थे, ये थे घर पे और कोई नहीं था। आपके भाई के साथ घटना, ये आपसे छोटे भाई? हाँ, छोटे भाई। तो इनके साथ घटना हुई, इन पर हमला किया गया, तो उस समय आप मौजूद थे। तो किस चीज से हमला किया उन लोग? लाठी से। लाठी से इनके सर पे। तो मतलब आपको पवन कुमार और आशुतोष कुमार दोनों ताबड़तोड़ 4-5 लाठी इनके सर पे मारा। सर पे प्रहार? हाँ, सर पे प्रहार किया, जिससे ये गिर गए और नाक से ब्लड बहने लगा। अच्छा, अभी हमने देखा इनको कि सर पे ढेर सारा स्टिचेस है या दाग है, तो नाक से ब्लड गिरा तो सर भी फटा होगा उसका? सर फटा नहीं, भीतर का नस फट गया। अच्छा,
जो हड्डी काट के हटा के नस का रिपेयरिंग होगा एम्स में। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये 14 या 18 दिन तक वेंटिलेटर पे थे। 14 दिन 15 दिन वेंटिलेटर पर रहे और 6-7 दिन ऐसे रहे। तो ये 14-15 दिन तो कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं रहे। कोई बात। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अमानवीय घटना हुई, बावजूद उसके पुलिस निष्क्रिय है, अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि आपके भाई वकील हैं और आप जो खुद जख्मी हैं वो देश के सिपाही हैं, देश के लिए काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस क्यों निष्क्रिय है? अब क्यों निष्क्रिय है ये तो पुलिस ही बताएगी, हम क्या बताएं इसमें। आपको आपको क्या लगता है कि किस वजह, क्या वजह क्या हो वो तो पुलिस के बिहेव से लगता है कि वो लोग पैसा लिए हुए हैं कि क्या किए हुए हैं। उन लोगों के बिहेव से होता है कि आत्मदाह कर ले कि क्या करे, फूल के छड़ी से भी नहीं मारे हम लोग। एक भाई थे, 2 भाई थे ही, एक भाई को जख्मी कर दिया, हमको पकड़ लिया उनका बाउंसर 5 दिन। अच्छा, तो वो बाउंसर लेके चलते? हाँ, बाउंसर लेके चलते। तो बाउंसर लेके तो वही चलता है कि जो या तो किसी उसको किसी से खतरा हो या फिर पैसे का अपना धौंस जमाना हो, दिखाना हो। धौंस जमाना है, ये समाज पर धौंस जमा, तो धौंस जमाने के लिए वो बाउंसर लेके बाउंसर लेके चलते। इनका ये कहना है कि सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए, समाज में अपने आप को दबंग दिखाने के लिए इनका जो पड़ोसी है वो बाउंसर लेके चलता है। पैसे के बल पर वो लोगों को दबाना चाहता है और लोगों को दबा के उनका जमीन हड़पना चाहता है, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। हमारे साथ एक वकील साहब हैं जो इनके भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था। सर, सबसे पहले आपका नाम जान। मेरा नाम महेश कुमार राकेश है। अच्छा, महेश कुमार राकेश। सर, अब पेशे से क्या है? हम एडवोकेट है महुआ मंडल में। आप एडवोकेट हैं सर, आपके पास लोगों को इंसाफ दिलाने का लाइसेंस है, आपको गवर्नमेंट ने अधिकृत किया है कि आप लोगों को, मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाए। आज आप खुद इंसाफ पाने के लिए भटक रहे हैं, ऐसे में आम लोग इंसाफ पाने की क्या उम्मीद करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है। वर्तमान जो महुआ थाना की जो व्यवस्था है वो साफ असंतोषजनक है और पुलिस निष्क्रिय है और न्याय की कोई आशा नहीं की जा सकती है। तो इस निष्क्रियता की वजह बता सकते हैं आप? आपको कुछ निष्क्रियता का वजह यह है कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारे जो जो जिन्होंने मतलब नाजायज रूप से हम लोगों पर केस किया, जबकि हम लोग उपस्थित भी नहीं थे। Total of we were absent that day. In spite of that fact, they made me accused in that false case number 88/24। उसमें हम लोग गलत रूप से नामजद कर दिया गया, जबकि हम लोग उस घटना तिथि को थे ही नहीं, जिसके पुख्ता प्रमाण है कि हम कोर्ट में थे और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी सब लोग थे सुक्की में, जिस दिन हमारे मतलब कि भाई के बेटी की नाती मतलब कि नाती का शादी जनेऊ था, उसी जनेऊ में थे। इसके बावजूद हमारे सभी परिवार के सदस्यों को नामजद कर दिया करके गलत सेक्शन में केस डाल दिया गया। मैंने जबकि हमारे घर पर मात्र 2 भाई थे, विराजन सिंह और राजीव लोचन। अच्छा, इतना ही नहीं, मैंने 19/2 को FIR मतलब की कॉपी, नॉमिनल कॉपी दी थी पुलिस में, मैंने जमा करके अपना रिसीविंग लिया था, लेकिन उन्होंने मेरे दिए गए आवेदन को ठंडा अवस्था में डाल दिया और उनके तथाकथित मतलब गलत आरोप के आधार पर उनके केस को प्रथम रूप में इंस्टीट्यूट करके कर लिया गया। इतना ही नहीं, वे अपनी दबंगता को साबित करने के लिए अपनी गाड़ी पर वे लिखते हैं फैकल्टी IAS, ताकि लोगों में आतंक फैले और उनकी दबंगता साबित हो। इतनी ही नहीं, समाज के कितने लोगों को जमीन को हड़पने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जमीन लिख दिया है और कुछ लोगों के मिट्टी कटवा लिए गए हैं। मतलब उनकी दबंगता का मतलब कि सर्वत्र शोर मचाना चाहते हैं और दबंगता को अपनी साबित करने के लिए ही उन्होंने यह कुकांड किया है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, 19 तारीख को आपने थाना को सूचना दी, तो उसकी रिसीविंग है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास रिसीविंग है, हमारे पास थाना का रिसीविंग है। मैं जब कोर्ट में जब फोन से सूचना मिली तो मैं कोर्ट छोड़ करके 2-3 बजे करीब घर आया, फिर आवेदन लिखा, आवेदन की कॉपी मैंने थाना में सर्व कराई, मैंने घटना की पूर्ण जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पूर्ण रूप से निष्क्रिय रही। मेरे दिए गए आवेदन को ठंडा अवस्था में डाल दिया गया और उनके गलत आरोप को मतलब के आधार पर ही उनके केस को प्रथम रूप में इंस्टीट्यूट कर लिया गया। मेरा केस
मेरे जब भाई तो जी द्वारा दूसरे भाई जो अधिवक्ता है हाजीपुर में वीरेंद्र कुमार शर्मा, उनके द्वारा दिए गए आवेदन तथा वर्तमान एसपी महोदय के मौखिक आदेश के बाद ही मेरा केस दर्ज किया गया। सर आपके पास जो रिसीविंग है उसके आधार पर आप कोर्ट में तो दाखिल कर सकते थे कि कार्रवाई नहीं हो रही। कोर्ट में दाखिल मतलब किया जा सकता है, लेकिन ऐसे पहले कैसे किया जाएगा, समय पर ही न किया जाएगा कोर्ट में। जब तक क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, पुलिस रिपोर्ट नहीं होता है, कोर्ट में केस नहीं चलेगा, तो पहले कहाँ दिखा देंगे कोर्ट में? कोर्ट में समय पर ही दिखाया जाएगा ना। एक बात और जानना चाहें कि उन लोगों ने भी केस किया आप लोगों पर, तो क्या उसकी जांच पुलिस कर रही है और आपके केस की जांच नहीं कर रही है, क्या है? हमारे केस के प्रति पूर्ण रूपेण मतलब पुलिस पदाधिकारी लोग निष्क्रिय हैं, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जबकि हमारा जो भाई है राजीव लोचन, जो पूर्ण रूपेण जख्मी हुआ, जिसके जीवन और मौत से जूझता रहा, उसकी घटना को नजरअंदाज किया जा रहा है। पैसे के बल पर हो, पैरवी के बल पर हो, या किसके बल पर हो, ये मतलब पुलिस पदाधिकारी ही बता पाएंगे। सर आप खुद अधिवक्ता हैं, जब एक अधिवक्ता के साथ पुलिस ये व्यवहार कर सकती है तो आम लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो अनपढ़ हैं, वो अगर उनके साथ ऐसी घटना होगी तो वो कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की कोई आशा नहीं है। वर्तमान जो व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, वो साफ असंतोषजनक है और उनसे कोई न्याय की क्या आशा, मतलब उनसे कोई आशा नहीं है। माने रक्षक ही भक्षक बन गया है, रक्षक ही भक्षक बन गया। तो कहा जा रहा है कि ये सुशासन की सरकार है, यहाँ बिल्कुल सुशासन से काम हो रहा है, पुलिस सक्रिय है, क्राइम पे कंट्रोल कर रही है, आपको क्या लगता है? ये शब्द का मार है, ये डिक्शनरी से चुने गए सुशासन शब्द है। मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा कुशासन कुछ नहीं होगा, जो कि एक सीआईएसएफ के जवान को, जो अपनी बच्ची की परीक्षा दिवाने आया था, जो एक मतलब एक गमछा पहन करके अपने घर की दीवार दिख रहा था, उस पर अचानक रूप से टूट पड़ना, 5 को बाउंसर रख करके रखना, मार पीट करके उसको मतलब मौत और जीवन की स्थिति में सुला देना, मतलब इससे लगता है कि न्याय क्या, यहाँ न्याय क्या, कुछ भी आशा नहीं की जा सकती है। न्याय की आशा तो करना सर्वथा मतलब कि अप्रासंगिक होगा और न्याय मिलना भी संभव है। सर आप अधिवक्ता हो कि जब इस तरीके से निराशाजनक बातें करेंगे तो आम लोग फिर क्या उम्मीद करेंगे? आम उम्मीद कुछ नहीं, मारा जाएगा, मारा जा रहा है। एक्चुअली जो स्थिति है उसमें आम लोग मतलब कि केवल मुख्य दर्शक बन गए, कुछ नहीं। तो कहा यह जाता है कि आम लोग जब किसी संकट में पड़ते हैं कानूनी रूप से, तो वो सीधे सीधे आशा भरी निगाहों से अधिवक्ता की तरफ देखते हैं, और अधिवक्ता ही जब ऐसे निराश हो जाएंगे, वो कल उनके साथ ही जब इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या ये कहीं ना कहीं भारतीय कानून की या फिर अफसरशाही की कलई खोल रही है क्या? ये पुलिस व्यवस्था ही चरमरा गई है और पुलिस जो है कुछ लोगों के हाथ का खिलौना बन गई। पुलिस निष्क्रिय है और पार्टिकुलरली जो आम लोग हैं के साथ क्या होगी, जब हम सब एक अधिवक्ता होकर के जब हम लोगों के साथ यह घटना हुई, तो आम जनता को केवल आवेदन देना और तक ही सीमित रह जाएगा, उसका कोई प्रभाव दिखना संभव नहीं दिखता है, कोई प्रभाव दिखना संभव नहीं। कहीं ना कहीं ये घोर निराशा की बात है कि एक अधिवक्ता हो के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं जगह जगह, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता न्याय की क्या उम्मीद करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, यहाँ के वरीय पदाधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं, और अगर अधिवक्ता को ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो अधिवक्ता आम लोगों को इंसाफ कैसे दिलाएगा? ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।